नमस्कार साथियों। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर चुटकुला बनाना चाइना के इस कॉमेडियन को महंगा पड़ गया है और ये कॉमेडियन तब से लापता है। ठीक है, चाइना में जितने भी लोग वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलते हैं या लोकतंत्र के समर्थन में बोलते हैं तो उनको इसी तरह से गायब कर दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स और बहुत सारी ऐसी मीडियाज हैं, बहुत सारी ऐसी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जिसमें दावा किया गया कि जो लोग भी वहां पर गायब होते हैं वो वापस नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही निर्दयता के साथ पीटा जाता है और उनकी हत्या करके उनके शव को किसी सुनसान जगह पर जाकर दफन कर दिया जाता है। तो ठीक ऐसा ही ताजा मामला हुआ और इस मामले को लेकर मैं बताऊंगा कि चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, इनकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। पूरी वेस्टर्न मीडिया में, इंडियन मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को एक डिक्टेटर की तरह दर्शाया जा रहा है। और ताजा मामला अगर मैं आपको बता दूं, देखो चाइना में क्या है कि वहाँ की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है शंघाई कल्चरल मीडिया। ये कंपनी चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके पॉपुलर होने का कारण ये है कि ये बहुत ही दूर दराज गाँव में और स्कूलों में जाकर के हिडन टैलेंट को बाहर निकालने का प्रयास करती है। देखिए, हिडन टैलेंट से मतलब है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें एक्टिंग के गुण होते हैं, वो बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं, लेकिन उनको अच्छा मंच नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो बाहर नहीं आ पाते। तो देखो, शंघाई कल्चरल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जब वो स्कूलों में गए, वहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसको रिकॉर्ड करके अपने चैनल के माध्यम से उसको ब्रॉडकास्ट करते थे और देखते ही देखते वो लोग वायरल हो जाते थे। तो ठीक इसी मामले को लेकर मैं बताऊं, एक ली हाउशी नाम का एक चाइनीज कॉमेडियन है। ये एक कॉमेडी शो कर रहा था जिसे शंघाई कल्चरल मीडिया ने ही ब्रॉडकास्ट किया था। तो इसमें कॉमेडी करते समय बीच में ये एक चुटकुला बोल देता है शी जिनपिंग के ऊपर और वहां की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर, और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वहां की वायरल हो जाता है। देखो, वहां पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब कुछ नहीं है, वहां पर चाइनीज सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड वहां का सोशल मीडिया है, क्योंकि चाइना की सरकार जानती है कि सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज गति से चीजें वायरल होती हैं, उससे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावित हो सकती है। तो जैसे ही इसका वीडियो वायरल होता है तो इसको वहां की कम्युनिस्ट पार्टी धर लेती है और तब से गायब है। तो आखिर ऐसा क्या जोक इसने मार दिया था वहां की सरकार के ऊपर, शी जिनपिंग के ऊपर, कि इसको गायब कर दिया गया? असल में आपको बताऊं, ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, आप देख पा रहे होंगे, ये एक चुनावी कार्यक्रम को नहीं, चुनाव तो वहां क्या होते हैं, ये एक सैन्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और अपनी आर्मी को संबोधित करते हुए इन्होंने 8 शब्द किए, 8 वर्ड्स इन्होंने बोले और 8 वर्ड्स इन्होंने चाइनीज लैंग्वेज में बोले, जिसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हैव एक्सीलेंट कंडक्ट एंड बी रेडी फॉर द बैटल। ठीक है, हैव एक्सीलेंट कंडक्ट मतलब एक्सीलेंट काम करो और बी रेडी फॉर द बैटल। ठीक है, यानी कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो सही कर रहा है, अपने नागरिकों को अच्छी तैयारी करने के लिए कह रहा है और युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह रहा है, तो इस पर कॉमेडी कहां से आ गई? देखिए, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है ना, इसको चाइना में कार्टून बोला जाता है। इनकी छवि बहुत ज़्यादा गिर गई है, लोग कहते हैं कि इससे हो तो कुछ रहा है नहीं। और जैसे ही देखो, ये आमतौर पर होता है ना, जब कोई सरकार कुछ कर नहीं पाती, ये उदाहरण है पूरी दुनिया का, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया का उदाहरण है। जब भी कोई सरकार असफल होती है, वो आर्मी को फ्रंट मोड पर उतार देती है, क्योंकि आर्मी के नाम पर, युद्ध के नाम पर, वॉर के नाम पर, देश की एकता अखंडता के नाम पर वहां के नागरिक इकट्ठा हो जाते हैं और उस राष्ट्राध्यक्ष के समर्थन में आ जाते हैं। तो जब वहां की सरकार ने देखा कि कुछ कर तो पा नहीं रहा है, जीडीपी हमारी, हालांकि चाइना की जीडीपी अच्छी खासी है और अच्छा खासा चाइना ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके टाइम पे कुछ खास ग्रो नहीं किया, वो नेचुरली हो रहा है। ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से हो रहा है क्योंकि चाइना के वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो शी जिनपिंग की कोई खास छवि चाइना में अच्छी नहीं है और इसको कोई खास अच्छा नहीं माना जाता, इसको एक कॉमेडियन टाइप का इसको ट्रीट किया जाता है। तो जब इसने कहा कि हैव एक्सीलेंट कंडक्ट एंड बी रेडी फॉर द बैटल, तो इसको लेकर बहुत सारे मीम्स बन गए। अरे तुमसे हो तो कुछ रहा है नहीं, युद्ध की बात कर रहे हो, तुमसे इकोनॉमी तो संभाली जा नहीं रही है, देश तो संभाला जा नहीं रहा, तुम क्या अटैक करोगे? तो इस तरह से बहुत सारे मीम्स बन गए। जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे मीम्स बनते हैं 15 लाख को लेकर। अगर कोई भी नागरिक 15 लाख बोल देता तो 15 लाख एक स्पेसिफिक वर्ड हो गया कि भाई मोदी जी ने वादा किया था कि जब अगर मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा 2013 में, तो मैं सारे नागरिकों के खाते में 15 लाख डालूंगा, जो विदेशों में जो काला धन है इसको मैं वापस लेकर के आऊंगा। लेकिन आप जानते हैं, तीसरा टेन्योर मोदी जी का होने वाला है, 2024 में अब तीसरी बार चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अब तक इसका कुछ पता नहीं है। तो जहां पर जिस तरह से हमारे यहाँ पर 15 लाख वर्ड को ट्रीट किया जाता है, ठीक इसी की तर्ज पर ये जो 8 शब्द हैं, हैव एक्सीलेंट कंडक्ट एंड बी रेडी फॉर द बैटल, ये तो 9 शब्द हो गए, लेकिन जो चाइना की जो वहां की मंदारिन भाषा, उसमें 8 शब्द होते हैं और ये बहुत ही तेज गति से वहां पर वायरल हो गए और शी जिनपिंग की बहुत ज्यादा मजाक बनाई जाती है। तो यहीं से शुरू होता है ये वाला जो जोक है, आप समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये एक जोक करता है, उस जोक में ये कहता है कि एक बार मैं बाजार में घूम रहा था, मुझे 2 आवारा कुत्ते मिल गए, मैंने उन्हें पाल लिया, मैं उनको अपने घर में ले आया। एक दिन अचानक मैं बाहर जब खड़ा था तब देखता हूं कि ये दोनों ही आवारा कुत्ते एक गिलहरी के पीछे भाग रहे थे और एक दूसरे को बोल रहे थे हैव एक्सीलेंट कंडक्ट एंड बी रेडी फॉर द बैटल। ठीक है, तो ये इसने बोल दिया और एक तरह से कॉमेडी, देखो ये कॉमेडी इसने कोई नई नहीं की थी, वहां पर ये इस तरह के जोक्स कोई कॉमन है। ठीक है, हैव एक्सीलेंट कंडक्ट एंड बी रेडी फॉर द बैटल। ठीक है, तुम कर तो कुछ पा नहीं रहे हो शी
जिनपिंग से यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग पूछते कर तो तुम कुछ पा नहीं रहे हो और युद्ध करोगे, ठीक है। तो इनके जो वर्ड्स है ना, हैव एक्सीलेंट कंडक्ट एंड बी रेडी फॉर द बैटल, ये बहुत ज्यादा इन पर जोक बनाया जाता है, लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं इन शब्दों पर। तो ठीक है, ऐसा ही जोक इसने कर दिया, और इसने तो शी जिनपिंग को आवारा कुत्ता कह दिया, ठीक है। एक तरह से जोक में तो यही है कि आवारा कुत्ता, शी जिनपिंग को और पीएलए को आवारा कुत्ता कह दिया। तो अब शी जिनपिंग को कुत्ता कहने वाले को तो वहाँ के लोग छोड़ेंगे नहीं। देखो मैं इससे पहले भी बता दूं, चाइना के जो प्रेसिडेंट है इस पर छोटे छोटे अगर जोक बनते हैं तो वहाँ की सरकार उनको मार डालती है। आप देख पा रहे होंगे, खबर है आज से 2021 की, 2 चाइनीज ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स डिसअपियर आफ्टर मॉकिंग शी जिनपिंग। देखो जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय लोग आमतौर पर सब लोग अपने घरों में थे, तो घरों में बैठ करके लोग कॉमेडी वीडियो बहुत ज़्यादा बनाते थे। आप यूट्यूब में देखते होंगे 2021 जब ये कोरोना काल नहीं आया था उससे पहले बहुत कम चैनल्स आपने देखे होंगे। जैसे ही कोरोना काल आता लोग सब घर में बैठ जाते, सब यूट्यूब ही चलाते उसके बाद, ठीक है। तो 2 चाइना के जो ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स थे, इसने शी जिनपिंग की मजाक उड़ाई थी ऑनलाइन, तो उसको गायब कर दिया, वो अब तक नहीं मिले हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, ये आपको देख पा रहे होंगे डिज्नी का एक कार्टून है जिसका नाम है विनी द पू। देखो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का नाम शी जिनपिंग वहां के लोग नहीं लेते, वहां के लोगों ने इनका नाम विनी द पू रखा है, ठीक है। विनी द पू आप देख पा रहे होंगे कार्टून है और इसकी शक्ल शी जिनपिंग से मिलती है ऐसा बताया जाता है। तो चाइना के लोग कहते हैं इसको कोई मतलब शी जिनपिंग को वहाँ लोग सीरियसली नहीं लेते, वहाँ के लोगों ने इसका नाम कार्टून रख रखा है, ठीक है। विनी द पू जैसा कार्टून है, डिज्नी का कार्टून है, इसको इसका नाम रख रखा है। और बहुत सारे लोगों ने, वहाँ के चाइना के लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चाइना के प्रेसिडेंट का इस तरह का स्केच बना के रखा है कि यार ये प्रेसिडेंट नहीं है तो शी जिनपिंग नहीं है तो विनी द पू है, ठीक है। और इसका इतना असर चाइना पर हुआ, ये कार्टून इतनी तेज गति से वहाँ पर वायरल हुए और चाइना के प्रेसिडेंट की छवि बहुत ही तेज गति से वहाँ से गिरी, तो चाइना की सरकार ने इस विनी द पू कार्टून को अपने देश में ही बैन कर दिया। आप अकेले, अगर मैं आपको बताऊंगा सेंसरशिप ऑफ विनी द पू इन चाइना, देखिए डिज्नी का एक कार्टून अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो एक डेडिकेटेड पेज पूरा का पूरा विकिपीडिया में आपको इसके बारे में मिल जाएगा, किस तरह से चाइना की सरकार ने एक ह्यूमन को, एक शी जिनपिंग को मॉक करने से बचाने के लिए एक पूरा का पूरा कार्टून ही बैन कर दिया। देखो दुनिया में जितने भी नेता हैं, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे वो मोदी जी हों, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, सबके मजाक बनते हैं, ठीक है। आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव रहते हैं तो सबके मजाक बनते हैं। आजकल आप देख पा रहे होंगे 2000 का नोट जब से बैन हुआ तब से कितना वायरल हो रहा है, ठीक है। खासतौर पर हमारे जो न्यूज एंकर कह रहे थे कि 2000 के नोट पर तो चिप लगी, अगर आप इसको जमीन के 160 मीटर अंदर बिगाड़ दोगे तब भी सरकार को पता चल जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से। तो अगर इतनी अच्छी चिप लगी है तो ये नोट कहाँ गायब हो गए, पता करके बताओ। तो इस तरह के बहुत सारे जो मीम्स लगातार वायरल होते हैं, जोक्स लगातार वायरल होते हैं, तो ये कॉमन चीज़ है अपने आप। लेकिन चाइना में जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, इसने शी जिनपिंग की छवि को बेहतर करने के लिए, आप सोचें, ये कार्टून को ही अपने देश में बैन कर दिया और यहां जिन लोगों ने कार्टून पब्लिश किया था उनको रातों रात वहां से गायब कर दिया। तो चाइना में जो शी जिनपिंग है इसकी छवि कोई खास नहीं, और जब भी ये कहता है हैव एक्सीलेंट कंडक्ट एंड बी रेडी फॉर द बैटल, तो इसकी मौकरी वहां के लोग उड़ाते हैं कि हो तो तुझसे कुछ रहा है नहीं, युद्ध करेगा, ठीक है। तो ये वाली बात अपने आप में हो गई है। और चाइना की अगर मैं आपको बात बताऊं तो चाइना आखिर इतना संजीदा क्यों है, देखो चाइना के बारे में बताया जाता है कि चाइना वॉर की तैयारी कर रहा है। चाइना इज प्रिपेयरिंग इट्स यंग पीपल फॉर वॉर, मूवीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफेंस एजुकेशन। देखिए यहाँ पर बहुत सारी मूवीज लगातार एक के बाद बन रही है जहां पर सोल्जर्स की वीरता को दिखाया जा रहा है। बहुत सारी किताबें हैं, उनको इनके स्कूल के एजुकेशन में शामिल किया जा रहा है कि किस तरह से चीन के सैनिकों ने, जब नॉर्थ कोरिया में वॉर होता है, इधर उधर वॉर होता है, तो वहां पर बहादुरी दिखाई ताकि वहां के लोगों में जोश आ सके कि हमको युद्ध करना। और ये बताया जा रहा है कि चाइना, जो शी जिनपिंग क्वाइट क्लियर, चाइना प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, रिटायर्ड यूएस जनरल, तो यूएस के एक रिटायर्ड जनरल का दावा है कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है। और देखिए चाइना युद्ध किसके साथ करेगा, चाइना युद्ध अपने आप में, चाइना का दुश्मन एक भारत ही है, तो भारत के साथ युद्ध करने से तो रहा, ठीक है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि भारत के साथ युद्ध करना चीन के बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर भारत के साथ वॉर होता तो चीन जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और भारत इस पूरे के पूरे चीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो चीन ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। हाँ, सरहद पर हल्का फुल्का क्लैशेस इत्यादि हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आमतौर पर झड़पें होती हैं, कभी उनके सोल्जर्स हमारे यहाँ आ जाएंगे, कभी हमारे सोल्जर्स उनके यहाँ जाएंगे, आपस में लात घूसे मुक्के चलेंगे, ऐसा ही लगभग हो पाएगा। चीन ज्यादा से ज्यादा भारत के साथ ऐसा ही कर सकता है, और ये बातें पूरी की पूरी दुनिया जानती है कि चीन इससे ज्यादा भारत से कुछ नहीं कर सकता। चाइना का जो सबसे ज्यादा टारगेट है वो इस ताइवान पर है। आप जानते हैं चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और इसको लेकर वो बहुत ही बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। आपको पता है चाइना ने एक लक्ष्य रखा है कि 2027 तक हम अपनी आर्मी को आधुनिक करेंगे। अब ये लक्ष्य इसने क्यों रखा, देखो चाइना कब का ताइवान पर अटैक कर चुका होता अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक नहीं किया होता। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना के ताइवान अटैक का रशिया और यूक्रेन वॉर से क्या संबंध है। देखो इसका सीधा संबंध है, क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे होंगे चाइना भी हथियारों के मामले में बहुत बड़ा देश है। देखो एक बात अगर मैं बताऊं, देखिए रशिया की इकोनॉमी बहुत कम है, चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इकोनॉमी से तो वॉर नहीं लड़ा जाएगा। रशिया के सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और रशिया के बराबर डिफेंस इक्विपमेंट चाइना के पास है ही नहीं। उसके बावजूद आप देख पाएंगे रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ कर ही नहीं पाया है। रशिया के पास बिना न्यूक्लियर वेपन के वहां पर कुछ करने के लायक है नहीं। आप देख पा रहे होंगे, आप एरिया देखो, इतना बड़ा रूस है, इसने इतने छोटे यूक्रेन पर अब तक कब्जा नहीं कर पाया। आप अगर मैप को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे
ये यूक्रेन है और इतना लंबा ये पूरा का पूरा रशिया है, ठीक है। अब तक रशिया केवल इतने छोटे से इलाके पर कब्जा कर पाया, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे कि जो मरियोपोल है यहां पर तो इतनी खतरनाक लड़ाई चल रही है कि कभी यूक्रेन की सेना इस शहर पर कब्जा कर लेती, कभी रूस की कर लेती है। और नाम मात्र के एक तरह से आप अगर देखेंगे तो एक बाखमुत पर इनका अच्छा खासा कब्जा है और लोहांस्क और डोनेट्स्क ये कब्जे में है। और रशिया ने किस उद्देश्य से यूक्रेन पर अटैक किया था कि हम कीव पर कब्जा करेंगे, यहां पर जो जेलेंस्की जो अमेरिका समर्थित है इसको सत्ता से हटाएंगे और वापस लौट जाएंगे। तो ये सरकार का उद्देश्य था रशिया का। और जिस तरह से चाइना ने देखा कि रशिया बहुत ही बुरी तरह से उलझ चुका है यूक्रेन में, उसके सारे संसाधन खत्म हो चुके हैं, कब्जे के नाम पर एक बहुत छोटा इलाका ही इसके हासिल हुआ है। और ये पूरा का पूरा इलाका क्रीमिया तो 2014 में इसने कब्जा कर लिया था। इससे बेहतर काम तो हमने 1971 में बांग्लादेश में किया था, 13 दिन में हमने बांग्लादेश को जीत लिया था, ठीक है। अब जो पाकिस्तान है उसके 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। दरअसल इसके पीछे का कारण अगर मैं आपको बताऊं तो इसलिए चाइना चाहता है कि 2027 तक पहले अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा आधुनिक कर लिया जाए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, हथियार भारी मात्रा में अपने पास पहले से जमा रखे जाएं, ठीक, अचानक अटैक नहीं किया जाए, पहले इतने हथियार हम रखें कि हमारे पास कम से कम 6-7 साल तक वॉर लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार हो, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। जैसा आजकल रशिया का हो रहा है, उसकी मिसाइल्स बहुत महंगी हैं, वो ईरान से मिसाइलें परचेज कर रहा है, पैसा उसके पास है नहीं, तेल ही बेचने के लिए है, ऑयल एंड नेचुरल गैस के अलावा कुछ उसका बिक नहीं रहा है, इकोनॉमी क्रैश कर रही है लगातार। तो जिस तरह से रशिया यूक्रेन में बुरी तरह से फंस चुका है, ना वो हार पा रहा है ना वो जीत पा रहा है। देखो जीत क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन बहुत ही खतरनाक। आपको एक बात मैं आपको बता दूं, व्लादिमीर जेलेंस्की को ये लोग कॉमेडियन बोलते थे, जो यहां का प्रेसिडेंट है ना यूक्रेन का, उसको कॉमेडियन बोलते थे। और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वॉर होने के लगभग 5-7 दिन में ये जो जेलेंस्की है कि उसे भाग करके रोमानिया चला जाएगा, पोलैंड चला जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जेलेंस्की अब तक नहीं भागा, अपने देश में ही लगा हुआ है और लगातार रशियंस पर अटैक कर रहा है। इसके पीछे का एक कारण मैं आपको बताऊं कि जो ताइवान और यूक्रेन की स्थिति में फर्क क्या है। यूक्रेन और ताइवान की स्थिति में फर्क यह है कि यूक्रेन का सीधा बॉर्डर पोलैंड के साथ लगता है और अमेरिका समेत जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो पोलैंड के माध्यम से बहुत सारे हथियार यहाँ को भेज दे रहे हैं, जिनसे यहाँ पर अटैक कर रहा है, यहाँ पर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि रशिया से सिर्फ इतनी ही दूरी पर यहां पर कीव है, लेकिन अब तक रशिया इसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी से सबक लेते हुए जो चाइना है वो भी अपनी ताइवान स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है। वो चाहता है कि 2027 तक उसने लक्ष्य रखा है कि हम अपनी आर्मी को पूरी तरह से आधुनिक कर लेंगे। और देखो यहां पर अगर अमेरिका इंटरफेयर करेगा तो कैसे करेगा। देखो ताइवान की सीमा किसी देश के साथ तो लगती नहीं है, ताइवान की तो वाटर बॉडीज आपको दिखाई दे रही होंगी यहां पे, ठीक है। तो चाइना का प्लान यह है कि हम पहले अटैक करने से पहले इस पूरे के पूरे इलाके को इस तरह से घेर लें, ठीक है। यानी कि एक नेवल ब्लॉकेज हम तैयार कर ले ताइवान के लिए, ताकि ताइवान को किसी दुनिया के दूसरे देश से अगर हथियारों की आपूर्ति हो तो ना हो सके। और उसके बाद ताइवान पर हम अटैक करेंगे और देखते ही देखते पूरे ताइवान पर कब्जा करेंगे। लेकिन इसमें भी चीन के सामने चुनौतियां। पहली चुनौती क्या है कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में, ठीक है, जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, तो रशिया के साथ गिने चुने देश भारत और चीन जैसे गिने चुने देश उसके साथ है। हालांकि अगर चाइना पर अटैक करता तो चाइना का साथ केवल रशिया और फ्रांस ही देगा, ठीक है, भारत तो चाइना का साथ देगा नहीं। तो चाइना को डर है कि चाइना जो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, उसमें कोई डिफेंस इक्विपमेंट तो है नहीं जो उसको फायदा हो जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस तो है नहीं कि जो उसमें फायदा होगा। देखो चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहां से सामान मिलता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो जाए कि वेस्टर्न वर्ल्ड हम पर सैंक्शंस लगा दें और हमारा सामान दुनिया के बाजारों में बिकने के लिए ही ना जा सके और हमारी इकोनॉमी ठप पड़ जाए, ठीक है। जो कंपनियां हमारे यहाँ पर जो निवेश है वो भाग करके भारत में चले जाए। क्योंकि देखिए चाइना में अगर ऐसा होता है तो चाइना की कंपनी जो है, देखो कभी भी कोई कंपनी ऐसे देश में काम नहीं करती है जहां पर स्थितियां खराब हो, जहां पर अनस्टेबिलिटी हो। जैसे पाकिस्तान की हालत दिख रही है, वहां पर कोई कंपनी निवेश नहीं करती है। तो चाइना को ये डर है कि अगर हम ताइवान पर अटैक करेंगे तो हमारे ऊपर यूएस के सैंक्शंस लग सकते हैं और हम जो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब हमने खुद को बना रखा है, ये कंपनी हमको छोड़कर भारत या फिर दुबई में ना चले जाएं। पहला इनको ये डर है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे चाइना और ताइवान। ताइवान देखो जैसा यूक्रेन आपको पता है एक सोवरेन कंट्री था, ठीक है, एक पूरा देश ही था, लेकिन ताइवान को कोई देश नहीं मानता। देखिए एक आपने सुना होगा वन चाइना पॉलिसी, ठीक है। वन चाइना पॉलिसी के तहत क्या है, चीन और ताइवान दोनों एक ही है, ठीक है, ये कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ही है और ताइवान इसी का हिस्सा है। इसको अमेरिका समेत पूरी दुनिया के देशों ने माना, लेकिन फिर भी चाइना का मानना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने ताइवान पर अटैक करके इसको कब्जा तो कर लेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ के लोग तो लोकतंत्र के आदी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है डेमोक्रेसी है और ऑब्वियस सी बात है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो ताइवान वाला रीजन है ये लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू यहाँ पर हो जाए। अब अगर इस पर इनका कब्जा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ताइवान के नागरिक बिना किसी चीज के जो है चाइना में आ सकेंगे, वहां के लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। ऐसा भी हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि कहीं ताइवान पर कब्जा करके हमारे देश में आतंकवाद में पैदा हो जाए, क्योंकि जो भी लोगों ने, जिस भी देश ने किसी दूसरे देश पर कब्जा किया है, वहां के जो लोग हैं ऑलरेडी वो लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे और हथियार उठा लेंगे। आपको एक छोटा सा बात बता दूं,
भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद किया, ठीक है, भारत ने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को अपने कब्जे में लिया, फिर वहां पर शासन क्यों नहीं किया, बांग्लादेश को अलग राज्य क्यों बनाया, हमने उसको खुद पे क्यों नहीं मिला लिया? इसका यही कारण था कि वहां के जो लोग हैं कहीं कल ऐसा ना हो जाए कि हथियार उठा ले। 1965 के वॉर में हमने जम्मू कश्मीर का उतना बड़ा इलाका कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान से, लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी, फिर भारत ने उन इलाकों को पीछे क्यों छोड़ा, भारतीय सेना एलओसी से पीछे क्यों आ गई? क्योंकि कारण वही है कि अगर वहां पर हम लोग अगर एक दूसरे इलाकों में कब्जा कर लेंगे तो वहां के लोग बागी हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे। और आजकल का टाइम युद्धों का नहीं है, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। मोदी जी का स्टेटमेंट G7 में आपने पढ़ा होगा, पिछले साल G20 में बाली में जो सम्मेलन हुआ था वहां पर पढ़ा होगा कि जो दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, ठीक है। तो चाइना इतने मामलों को लेकर कंसर्न है, और अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा किया तो इसका बगल का देश जो जापान है वो सीधा विरोध करेगा, साउथ कोरिया है वो सीधा विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि ताइवान क्या है, अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर हाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत बड़ी तादाद में बनते हैं, और जापान जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना है वो ताइवान के ही रॉ मटेरियल से बना है। और चाइना और जापान दोनों क्या है, अपने आप में आपस में दुश्मन है, और अगर ताइवान चाइना के कंट्रोल में चला गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जापान की जो ज़रूरतें होंगी, जापान पूरी तरह से चीन पर निर्भर कर जाएगा, और ऐसा वो होने नहीं देगा। तो इस तरह की चीज़ अपने आप पे चल रही है। जापान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और अगर वो इस पैसे को ताइवान में बहाने लग गए ना, अगर चाइना का कब्जा हो गया तो पूरा का पूरा चाइना उग्रवाद की दंश में आ जाएगा। जैसा 1949 से पहले चाइना में गृह युद्ध चल रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ इसी तरह के गृह युद्ध छिड़ जाए, ठीक है। तो चाइना भी इस बात को जानता और फूक फूक कर वो कदम रख रहा है कि एक सही मौका मैं देखूं कि उसमें मैं आगे बढ़ जाऊं। और आप जैसा कि जानते हैं कि 2027 तक एक इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा चाइना टू ओवरटेक यूएस वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी इन 2028 तक बताया जा रहा है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक जो है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो इकोनॉमी है वो अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा चाइना, और अभी वो ओवरटेक कर चुका। अगर आप पीपीपी मॉडल में देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तो चाइना ओवरटेक कर चुका, लेकिन अगर आप नॉमिनल दृष्टि से देखें तो 2028 तक ये जो है अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, $22 ट्रिलियन, ठीक है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत 2026 तक जो है $5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन देखियो, भारत भले ही तीसरी बन जाएगा, लेकिन भारत और चाइना में जमीन आसमान का फर्क है। भारत की जो जीडीपी है वो कितने रहेगी, 5 या 6 ट्रिलियन डॉलर, और यहाँ की जो चाइना है इसकी कितनी रहेगी, 22, ठीक है। यानी कि भारत से 3 से 4 गुना ज़्यादा, भारत से पूरा 5 और कहाँ रह गया 22, ठीक है। भारत से 4 साढ़े 4 गुना ज़्यादा इसकी इकोनॉमी है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भारत और इसमें देखने को मिल रहा है। इंडिया टू बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई जो है 2026, ठीक है। तो ये सारे के एनालिस्ट का दावा है कि भारत 2026 तक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा, और चीन कभी नहीं चाहेगा कि जिस समय वो आर्थिक महाशक्ति है उस समय वो भारत पर अटैक अगर करेगा तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो हथियार चाइना के पास है वो भारत के पास भी हैं, और भारत के साथ अगर युद्ध हो जाएगा तो चाइना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको तुम किसी S-400 रखो, S-500 रखो, कोई सा भी तुम रखो, उसको तुम कैप्चर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये सब कुछ है। उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज के सेशन में मैंने आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।